आज की वीडियो में हम बेस्ट विशेस टू ऑनल नाम की एक जापानीज हॉरर मूवी की कहानी को समझने वाले हैं। इस वीडियो में मैं पूरी मूवी के इवेंट्स एक्सप्लेन करूंगा और साथ-साथ यह भी देखेंगे कि इसमें आने वाले स्केयर्स कितने डरावने हैं। यह मूवी हमें क्रीपी ओल्ड पीपल के हॉरर की दुनिया में ले जाती है और ऑनेस्टली ये काफी अजीब और अनसेटलिंग मूवी है। लेकिन असली सवाल यह है, ये मूवी सच में कितनी डरावनी है? तो आराम से बैठिए और मेरे साथ इस मूवी की कहानी एक्सप्लोर कीजिए। मूवी की शुरुआत जापान के कंट्री साइड में रहने वाले एक फैमिली के डिनर सीन से होती है। फादर कहता है कि खाने का टेस्ट थोड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन ग्रैंडमदर कहती है कि फैमिली के साथ खाना हमेशा अच्छा लगता है। फिर वह छोटी लड़की से पूछती है, क्या तुम खुश हो? लड़की बस सिर हिलाकर हाँ कह देती है। डिनर के बाद ग्रैंडमदर उसे स्यूइंग सिखाती है, लेकिन उसी रात लड़की को ऊपर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह डरते डरते स्टेयर्स चढ़कर ऊपर जाती है। अंधेरे हॉलवे के अंत में एक डोर थोड़ा खुला हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वह धीरे धीरे उस डोर के पास जाती है, अंदर से वीजिंग जैसी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अचानक अंदर मौजूद एक अजीब सा फिगर उसकी तरफ मुड़कर देखता है और उसी मोमेंट पर लड़की की नींद खुल जाती है। फिर स्क्रीन पर मूवी का टाइटल आता है। ये ओपनिंग सीन काफी क्रीपी और मिस्टीरियस है, जो मूवी के डार्क प्लॉट का हिंट देता है। अब कई साल बाद वही लड़की बड़ी हो चुकी होती है, लेकिन पूरी मूवी में हमें उसका नाम कभी नहीं बताया जाता। इसलिए कहानी समझाने के लिए हम उसे द गर्ल कहेंगे। एक दिन वह एक बूढ़ी औरत को सड़क पार कराने में मदद करती है। तभी एक आदमी जल्दी में आता है और उसका सूटकेस गिरा देता है, लेकिन बिना माफी मांगे आगे चला जाता है। बूढ़ी औरत एक अजीब बात कहती है, मुझे अफसोस है कि हम जैसे बूढ़ों के लिए तुम जैसे जवान लोगों को सैक्रिफाइस होना पड़ता है। ये बात सुनकर माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। इसके बाद लड़की टोक्यो से कंट्री साइड जाने वाली ट्रेन में बैठती है। पूरी ट्रेन में वह अकेली ही पैसेंजर होती है। वह एक लंबी सड़क पर चलती है और रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे पहचान लेता है। थोड़ी दूर पर एक और आदमी दिखाई देता है, जो ऐसा बिहेव करता है जैसे वह भी उसे पहले से जानता हो। आखिरकार लड़की अपने चाइल्डहुड होम पहुंच जाती है। वह घबरा कर सेकेंड फ्लोर की खिड़कियों की तरफ देखती है। उसे देखकर उसके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। लड़की बताती है कि वह टोक्यो में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। ग्रैंडपा मजाक में कहता है, जल्दी ही तुम्हें कोई डॉक्टर मिल जाएगा। फिर ग्रैंडमदर वही सवाल पूछती है जो उसने बचपन में पूछा था, क्या तुम अब खुश हो? लड़की थोड़ी कंफ्यूज्ड होकर कहती है, हाँ मैं खुश हूं। और ये मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड बन जाता है। थोड़ी देर बाद लड़की घर में अकेले घूमती है। उसे एक पुराना फोटो एल्बम मिलता है। एक फोटो में एक फैमिली दिखाई देती है, लेकिन उसमें मौजूद छोटी लड़की का चेहरा खरोंच कर मिटा दिया गया होता है। जापानीज हॉरर में यह चीज अक्सर दिखाई जाती है और हमेशा बहुत क्रीपी लगती है। फिर वह हॉलवे के अंत में वही मिस्टीरियस डोर देखती है। वह उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डोर लॉक्ड होता है। खिड़की से बाहर देखने पर उसे तीन लोग किसी को चेस करते हुए दिखाई देते हैं। डिनर की तैयारी के समय लड़की मिसो ढूंढ रही होती है। ग्रैंडमदर एक बड़ा जार निकालती है। वह कहती है कि यह होममेड मिसो है और बाद में वह उसे इसे बनाना सिखाएगी। कैमरा धीरे धीरे उस जार पर जूम करता है, जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। लड़की फिर से ऊपर वाले कमरे के बारे में पूछती है। ग्रैंडमा हंसते हुए कहती है, वहां कोई रहता है। डिनर के दौरान ग्रैंडपा कहता है कि आज खाना बहुत स्वादिष्ट है। तभी ऊपर से अजीब आवाज आती है। अचानक ग्रैंड पेरेंट्स सुअर जैसी आवाजें निकालने लगते हैं। वे कहते हैं कि पिग्स खुश हैं क्योंकि उन्हें खाया जाएगा, क्योंकि उनका जन्म इसी के लिए हुआ है। दो बुजुर्ग लोगों को सुअर की तरह आवाजें निकालते देखना सच में बहुत अजीब और क्रीपी लगता है। शावर के बाद लड़की हॉलवे में आती है। वह देखती है कि ग्रैंडपा बीच हॉलवे में खड़े हैं और उनका मुंह खुला हुआ है। वह उन्हें आवाज देती है। अचानक ग्रैंडपा जैसे ट्रांस से बाहर आ जाते हैं। ये सीन सिंपल है, लेकिन बहुत अनसेटलिंग लगता है। फिर दोनों ग्रैंड पेरेंट्स दरवाजे पर खड़े होकर काफी देर तक चुप रहते हैं और आखिर में कहते हैं, गुड नाइट। अगले दिन लड़की अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताती है कि ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। बाहर उसे एक छोटा लड़का मिलता है जो बाइक से गिर गया था और कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे।
तभी वही आदमी आता है जिसे उसने पहले खेत में देखा था। वह ट्रक में आता है और लड़के की बाइक ठीक करने की ऑफर देता है। वे लोग उसे स्कूल छोड़ देते हैं। तब पता चलता है कि लड़की और वह आदमी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। अब वह अपने फैमिली राइस फार्म को संभाल रहा है। दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग रास्तों पर चली गई है। लड़की कहती है कि उसने नर्सिंग इसलिए चुनी क्योंकि वह लोगों की जान बचाना चाहती है, और वह आदमी मुस्कुराकर कहता है, तो फिर मेरी जान बचाओ। लड़का उसे घर छोड़ने के बाद लड़की उससे पूछती है कि क्या वह थोड़ी देर साथ घूमना चाहता है, लेकिन वह थोड़ा हेजिटेंट दिखाई देता है। जब लड़की घर वापस आती है तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि वह उस लड़के से दोबारा ना मिले, लेकिन वह कोई कारण नहीं बताता। फिर लड़की घर के अंदर जाती है और देखती है कि ग्रैंड माँ अंधेरे में चुपचाप खड़ी है। दोनों उसे डिनर टेबल पर बैठाते हैं और कहते हैं कि वे उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अचानक वे अपनी उंगलियां ही अपनी आंखों में डाल लेते हैं और फिर छत की तरफ क्रीपी मुस्कान के साथ देखने लगते हैं। ये सब इतना अजीब होता है कि लड़की पूरी तरह शॉक में आ जाती है। उस रात जब लड़की सोने की कोशिश कर रही होती है, तब उसे फिर से ऊपर से आवाजें सुनाई देती हैं। बचपन की तरह ही वह जांच करने के लिए ऊपर जाती है। वह धीरे धीरे उस मिस्टीरियस डोर के पास पहुंचती है और की डालती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाली होती है, अचानक ग्रैंडमा उसके पीछे आ जाती है। ग्रैंडमा कुछ देर चुपचाप खड़ी रहती है और फिर अचानक उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। उसके बाद वह बार बार दरवाजे से टकराने लगती है, जबकि लड़की डर के मारे वहीं खड़ी रहती है। ये सीन बहुत सिंपल है, लेकिन काफी क्रीपी और इफेक्टिव स्केयर है। अगले दिन ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं। लड़की पहले से ज्यादा कंफ्यूज्ड और डरी हुई होती है। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी रेंगते हुए घर में आता है। उसकी आंखें और मुंह सिल दिए गए होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स बिना घबराए उसे पकड़ते हैं और खींचते हुए ऊपर वाले मिस्टीरियस रूम में ले जाते हैं। वहां उसे बेड से बांध देते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि उनकी सारी खुशियां उसी आदमी की वजह से हैं। यह सुनकर लड़की डर के मारे घर से भाग जाती है। ग्रैंडपा बस इतना कहता है, हमें उसे पहले ही बता देना चाहिए था। बाहर वही लड़का अपने फादर के साथ ट्रक में आता है। उसका फादर लड़की को अपने घर फल खाने के लिए इनवाइट करता है। अजीब बात यह है कि लड़की पुलिस को कॉल करने के बजाय उनके साथ फल खाने चली जाती है। वहां फादर उसे अपने बेटे की पेंटिंग्स दिखाता है और कहता है कि उसे बड़े शहर जाकर अपने सपने पूरे करने चाहिए। लेकिन लड़का कहता है कि अगर हर कोई सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागे तो दुनिया चल ही नहीं पाएगी। फिर भी वो मानता है कि हर इंसान खुश रह सकता है। लड़की उन्हें बताती है कि उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को क्या करते देखा। तब दोनों उसके घर जाने का फैसला करते हैं। घर पहुंचने से पहले लड़का उससे कहता है, जो भी हो मुझ पर भरोसा रखना, और वह उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों चुपके से घर के अंदर घुसते हैं। लड़की ऊपर वाले कमरे की ढूंढने लगती है। तभी वह देखती है कि ग्रैंडमा उल्टी कर रही है। फिर उसे डाइनिंग टेबल पर की मिल जाती है। लेकिन तभी ग्रैंड पेरेंट्स वापस आने लगते हैं, इसलिए वह जल्दी से टेबल के नीचे छिप जाती है। ग्रैंडमा अचानक एक बूढ़े आदमी की उंगली चूसने लगती है और यह सीन बेहद डिस्टर्बिंग और वियर्ड लगता है। फिर ग्रैंडमा टेबल के नीचे छिपी लड़की को देख लेती है और उसे अजीब मुस्कान देती है। आखिरकार लड़की और लड़का ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाते हैं और उस आदमी को खोलने की कोशिश करते हैं। वे देखते हैं कि उसके पेट से एक ट्यूब निकलकर एक बैग में जा रही है। यहीं से शायद वह होममेड मीसो बनाया जा रहा है, जिसके बारे में ग्रैंडमा ने बताया था। लड़की उसके मुंह के स्टिचेस काट देती है। जैसे ही वह आजाद होता है, वो घबराकर धीरे से कहता है, मुझे मार दो। फिर लड़की जमीन पर रखा एक कंटेनर देखती है जिसमें ह्यूमन मिसो पेस्ट होता है। वे उसे नीचे लेकर आते हैं, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स पहले से ही वहां खड़े उनका इंतजार कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा लड़के से कहता है, ये हमारा मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। वे उस आदमी को घर के बाहर ले जाते हैं। धूप लगते ही वह पागलों की तरह हंसने लगता है। फिर वह सड़क पर चलने लगता है और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। तभी एक कार वहां रुकती है और शॉकिंग बात यह होती है कि उस कार में लड़की के पेरेंट्स होते हैं। अचानक एक ट्रक उस आदमी को जोर से टक्कर मार देता है और वह हवा में उछल जाता है। ट्रक ड्राइवर बस कैजुअली पूछता है, क्या यह तुम्हारा है? जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लड़की के फादर उसकी डेड बॉडी को खेत में जला देते हैं। मां कहती है, दुनिया में खुशी सीमित है
और लोग सदियों से एक दूसरे से खुशी छीनते आ रहे हैं। आसपास बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी यह सब देखकर हैरानी नहीं होती। घर वापस आने के बाद लड़की पूरी तरह टूट जाती है। वह अपने फैमिली को पागल और ट्विस्टेड कहती है। लेकिन उसी समय अचानक ग्रैंडपा के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है, और यहीं से कहानी और भी ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी होने वाली है। ग्रैंडपा के मुंह से खून निकलने के बाद फैमिली कहती है कि यह शुरू हो गया है, अब हमें जल्दी एक नया इंसान ढूंढना होगा। मदर कहती है कि यह सब लड़की की गलती है, इसलिए अब उसे ही नया सैक्रिफाइस ढूंढना होगा। फादर समझाता है कि यह प्रोसेस कैसे होता है। पहले ब्लीडिंग शुरू होती है, फिर कन्वल्शंस, और आखिर में पागलों जैसी हंसी। मदर लड़की को वार्निंग देती है कि उसके पास सिर्फ कल तक का समय है, लेकिन लड़की साफ मना कर देती है। तब मदर कहती है, ये सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह हो रहा है। लेकिन असल में ये सब हो क्या रहा है? मूवी में इसे पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जाता, लेकिन कहानी से ये समझ आता है कि यह फैमिली और गांव के लोग कुछ लोगों को पकड़ कर रखते हैं। वे लोग उनसे खुशी और जीवन ऊर्जा लेते हैं। यही कारण है कि वे खुश भी रहते हैं और जिंदा भी। मूवी के बिल्कुल शुरुआत में जो मिसो सूप दिखाया गया था, वह असल में ह्यूमन मिसो होता है। ग्रैंडमा बार बार लड़की से पूछती थी, क्या तुम खुश हो? क्योंकि वह देखना चाहती थी कि यह डरावनी ट्रेडिशन उस पर भी असर कर रही है या नहीं। ग्रैंडमा ने उसे सोइंग भी सिखाई थी, ताकि एक दिन वह भी फैमिली ट्रेडिशन कंटिन्यू कर सके। मूवी की शुरुआत में जो अजीब फिगर दिखा था, वह असल में ग्रैंडमा थी, जो कैद किए गए आदमी से मीसो निकाल रही थी। इस तरह यह फैमिली सच में दूसरों की खुशी खाकर खुद जिंदा रहती है। ऊपर कमरे में जो ट्यूब आदमी के पेट से बैग में जा रही थी, वही इस प्रोसेस का हिस्सा है। शायद इसीलिए वे कैद किए गए लोगों की आंखें और मुंह सिल देते हैं, ताकि वे कमजोर और बेबस रहें। मदर ने खेत में बॉडी जलाते समय कहा था कि लोग सदियों से एक दूसरे की खुशी छीनते आए हैं। जैसे ही फैमिली का हैप्पीनेस सोर्स खत्म हो जाता है, ग्रैंडपा खून उगलने लगता है, यानी वे धीरे धीरे मरने लगते हैं। यह सिर्फ इस गांव में नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में चल रहा प्रैक्टिस लगता है। टोक्यो में शुरुआत में जो बूढ़ी औरत थी, उसने भी कहा था कि मुझे अफसोस है कि जवान लोगों को हमारे लिए सैक्रिफाइस होना पड़ता है। वह लड़का जो लड़की को पसंद करता है, उसे भी ये सब पता है, लेकिन उसकी फैमिली किसी की जिंदगी या खुशी पर जीने में विश्वास नहीं करती। इसलिए वह लड़का थोड़ा उदास और परेशान रहता है, और उसका फादर भी बीमार दिखाई देता है। फिर भी वह मानता है कि हर इंसान बिना किसी का फायदा उठाए भी खुश रह सकता है। जब उसने लड़की से कहा था, तुम मुझे बचा सकती हो, तो शायद उसका मतलब था कि अगर वे दोनों साथ हो जाएं और प्यार में रहें, तो उसे भी इस भयानक ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं बनना पड़ेगा। अब क्योंकि फैमिली ने अपना सैक्रिफाइस खो दिया है, वे मरने लगे हैं और लड़की को नया इंसान ढूंढने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लड़की पूरे गांव में घूमती है और देखती है कि लोग बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक घर की ऊपर वाली खिड़की पर पर्दा लगा होता है, जैसे वहां भी कोई कैद हो सकता है। रास्ते में उसे अपने बचपन के दो दोस्त मिलते हैं। वे उस पर हंसते हैं, क्योंकि उसे अभी तक सच का पता नहीं था। जब वह उस मरे हुए आदमी के अवशेष देख रही होती है, एक बूढ़ी औरत उससे कहती है कि तुम तो इस गांव के किसी भी आदमी को फंसा सकती हो। वह कहती है कि लड़की बहुत भोली है और दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती। फिर वह बताती है कि उसके पिता की बड़ी बहन भी ऐसी ही थी। वही लड़की है जिसका चेहरा पुराने फोटो में खरोंचा गया था। लड़की अपने फादर से पूछती है। फादर कहता है कि उसकी बहन पहाड़ों में रहती थी, लेकिन शायद अब तक मर चुकी होगी। उसी समय लड़की देखती है कि ग्रैंडमा के कानों से खून निकल रहा है। यह देखकर वह डर के मारे घर से भाग जाती है। अब वह पूरे गांव में पुराना फोटो दिखाकर अपनी आंट को ढूंढने लगती है। तभी उसे वही लड़का मिलता है और वह उसे माउंटेन तक राइड देता है। जैसे जैसे वह पहाड़ पर चढ़ती है, उसे दूर से गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। रास्ते में एक हंटर दिखाई देता है, जिसने अभी अभी एक डियर को मारा है। आखिरकार वह जंगल के बीच एक पुराना घर देखती है। वहां एक बूढ़ी औरत लकड़ियां उठाए हुए आती है, और वही उसकी आंट निकलती है। आंट उसे बताती है कि कोई सैक्रिफाइस जरूरी नहीं है, ये सब एक इल्यूजन है। फिर वह अजीब तरीके से अफ्रीका के बच्चों की बात करने लगती है और कहती है कि यह दुनिया
असल में ज़ीरोज़ और वन्स से बनी है और यहीं से कहानी और भी ज़्यादा रहस्यमयी और दिमाग घुमा देने वाली हो जाती है। आंट साफ-साफ दिखाती है कि वह पूरी तरह पागल हो चुकी है। वह कहती है कि यह दुनिया असल में एक वर्चुअल रियलिटी है और वह किसी हायर वर्ल्ड में जाना चाहती है। हालाँकि वह एक बात सही कहती है, अगर हम अपनी खुशी दूसरों की राय पर डिपेंड करके ढूँढेंगे, तो हम कभी सच में खुश नहीं हो सकते। अचानक वह लड़की से कहती है कि उसकी मदद करो और लकड़ी काटो। वह लड़की को एक्स चलाने का सही तरीका सिखाने लगती है। फिर अचानक वह अपना सिर खुद ही कुल्हाड़ी के नीचे रख देती है और लड़की को जोर से मारने के लिए कहती है। डर के मारे लड़की कुल्हाड़ी चला देती है। कुल्हाड़ी लगने के बाद भी आंट डरावनी मुस्कान देती है, जबकि लड़की पूरी तरह घबरा जाती है। जल्द ही पता चलता है कि आंट सिर्फ पागल ही नहीं थी, बल्कि झूठ भी बोल रही थी। घर के अंदर लड़की को एक और सैक्रिफाइस की डेड बॉडी मिलती है, जो शायद कई सालों से वहां पड़ी थी। दीवारों पर हर जगह जीरोस और वंस लिखे हुए होते हैं। एक बहुत हॉन्टिंग सीन में लड़की जंगल में बैठी होती है। उसके चेहरे पर खून लगा होता है और तेज बारिश हो रही होती है। फिर उसे एक अजीब सपना आता है। उसके परिवार वाले लिविंग रूम में उस सैक्रिफाइस के आसपास बैठे हुए अजीब तरह से नाच रहे होते हैं। फादर कारपेट को खरोंच रहा होता है। ग्रैंडपा मुंह से अजीब आवाजें निकाल रहा होता है। ग्रैंडमा तालियां बजा रही होती है और सब लोग पागलों की तरह हंस रहे होते हैं। लड़की बस शॉक में बैठी रहती है। जब वो जागती है तो उसकी एक आंख लाल हो चुकी होती है। ये भी एक साइन है कि अब उनके पास सैक्रिफाइस नहीं है, इसलिए लड़की भी मरने लगी। वह जंगल से बाहर आती है। वही लड़का उससे कहता है कि वे दोनों कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन लड़की कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है। घर में ग्रैंडपा, जो बॉन्साई ट्री काट रहा था, अब उसके पत्ते लगभग खत्म हो चुके हैं। यह सिंबल है कि फैमिली के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। डिनर के समय फादर कहता है कि मिसो सूप का स्वाद हल्का है। मदर बताती है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि अब उनके पास कोई सैक्रिफाइस नहीं है। तभी उनका बेटा कहता है कि उसे सब कुछ लाल दिखाई दे रहा है। जब वह मुड़ता है तो पता चलता है कि उसकी आंखों से खून निकल रहा है। वह बार बार रेड रेड चिल्लाने लगता है। उसी समय ग्रैंडमा अपने पेट को सहला रही होती है और अब साफ दिखता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सब देखकर लड़की पूरी तरह पागल होने लगती है। वो बॉक्स कटर उठाती है और शहर की तरफ चली जाती है। कन्वीनियंस स्टोर के सामने वह एक लड़के को चाकू मार देती है, लेकिन लड़का हंसने लगता है और खून अपने चेहरे पर लगाने लगता है। फिर पता चलता है कि यह सब सिर्फ उसकी कल्पना थी। असल में उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। रास्ते में उसे वही छोटा लड़का मिलता है जो पहले बाइक से गिरा था। वह कहता है कि अब उसने भी इस दुनिया के तरीके को एक्सेप्ट कर लिया है। लड़की उससे पूछती है, क्या तुम खुश हो? लड़का जवाब देता है, पहले से ज्यादा खुश हूं। फिर वह कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे फैमिली का सैक्रिफाइस बन सकता हूं। जब लड़की घर लौटती है तो देखती है कि उसका परिवार एक नए सैक्रिफाइस को तैयार कर रहा है। वह तुरंत उसे वहां से भागने को कहती है। तभी उसका भाई फर्श पर गिरकर जोर जोर से कन्वल्शंस लेने लगता है। उसकी आंखों में खून भरे टिश्यूज लगे होते हैं। मदर भी मुड़ती है और उसकी आंखों से खून बह रहा होता है। फादर गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी वजह से हम सब मरने वाले हैं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें हमेशा से सब पता था, लेकिन तुमने देखने का नाटक नहीं किया। ये सुनकर लड़की टूट जाती है। वह सोइंग बॉक्स उठाती है और खुद को सैक्रिफाइस बनाने के लिए अपनी आईलिड में नीडल घुसाने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाती। उसका परिवार पागलों की तरह हंसते हुए उसकी तरफ रेंगने लगता है। रोती हुई लड़की सड़कों पर भटकती है और आखिरकार उस लड़के के घर पहुंचती है। वहां वह देखती है कि उसका फादर मर चुका है, क्योंकि उन्होंने कभी सैक्रिफाइस वाली परंपरा में हिस्सा नहीं लिया। लड़की कहती है कि बिना किसी सैक्रिफाइस के भी खुश रहने का तरीका होना चाहिए, लेकिन लड़का कहता है कि यह संभव नहीं है। वह उसे जोर से धक्का देता है और लड़की कन्वल्शंस लेने लगती है। उसी समय घर पर ग्रैंडमा का पानी भी टूट जाता है। लड़की कहती है, मुझे इस दुनिया से नफरत है। लड़का समझ जाता है कि वह मरने वाली है और उसे बचाने के लिए वह उसके हाथ अपनी गर्दन पर रख देता है ताकि वह खुद को सैक्रिफाइस कर सके। लड़का लड़की के हाथ अपनी गर्दन पर पकड़े रखता है जब तक कि वह धीरे धीरे बेहोश नहीं हो जाता। उधर घर में
फैमिली ग्रैंडमा की डिलीवरी कराने की तैयारी कर रही होती है और यह शायद सबसे अजीब और डिस्टर्बिंग बर्थ सीन है जो इस मूवी में दिखाया गया है। बेहोश होने से पहले लड़का लड़की की आंख से बह रहे खून को पोंछता है और चुपचाप अपनी किस्मत स्वीकार कर लेता है। लड़की ऊपर देखती है और दीवार पर एक पेंटिंग देखती है जो उसी लड़के ने बनाई थी। उस पेंटिंग में लड़की मुस्कुरा रही होती है। कुछ देर बाद ग्रैंडमा बच्चे को जन्म देती है। फिर लड़की उस लड़के की डेड बॉडी को घर ले आती है। फैमिली उसे ऊपर वाले कमरे में बेड से बांध देती है और फिर उसकी आंखें और मुंह सिल दिए जाते हैं। इस तरह लड़के ने अपनी जान दे दी ताकि जिस लड़की से वह प्यार करता था वह जिंदा रह सके और खुश रह सके। कुछ समय बाद कहानी टोक्यो में शिफ्ट हो जाती है। अब लड़की एक डॉक्टर से मिल रही होती है और ऐसा लगता है कि वह उससे डेटिंग कर रही है। शुरुआत में जिस बूढ़ी औरत को उसने सड़क पार करवाई थी वह भी पीछे दिखाई देती है। एक खुश कपल उसे सड़क पार करवाने में मदद करता है। फिर लड़की और डॉक्टर एक खाली सड़क पर साथ चल रहे होते हैं। तभी ऊपर की खिड़की से एक औरत उन्हें देख रही होती है। वह लड़की को थोड़ा सस्पिशियस और जजमेंटल तरीके से देखती है और फिर खिड़की के पर्दे बंद कर देती है। ये शायद इस बात का संकेत है कि लड़की अब डॉक्टर को भी सैक्रिफाइस बना सकती है। ठीक वैसे ही जैसे मूवी की शुरुआत में ग्रैंडपा मजाक में कह रहा था। मूवी के फाइनल सीन में डॉक्टर अचानक पूछता है, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? लड़की हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, क्योंकि मैं खुश हूं। लेकिन सच कहें तो उसकी मुस्कान देखकर ऐसा लगता है कि शायद वह सच में खुश नहीं है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। और दोस्तों, यही थी बेस्ट विशेस टू ओनिल की पूरी कहानी। सच कहूं तो ये सबसे अजीब और डिस्टर्बिंग हॉरर मूवीज में से एक है। मूवी की शुरुआत काफी स्ट्रांग और इंटरेस्टिंग थी, लेकिन बीच में कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग और हैवी हो जाती है। फिल्म शायद हमें यह मैसेज देना चाहती है कि लोग अक्सर अपनी खुशी पाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। हॉरर फैंस के लिए इसमें कुछ बहुत क्रीपी और स्ट्रेंज मोमेंट्स जरूर हैं, लेकिन ये मोमेंट्स बहुत कम हैं और काफी दूर दूर आते हैं। इसलिए मूवी थोड़ी अनइवन फील होती है। अगर स्केयर स्कोर की बात करें तो इस मूवी को लगभग 33% स्केयर स्कोर मिलता है। ऑडियंस स्कोर भी करीब 25% के आसपास है। मूवी का सबसे डरावना सीन शुरुआत वाला इंट्रो है, जहां टेंशन बहुत अच्छी तरह बिल्ड किया गया था। अगर तुम्हें वियर्ड साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज पसंद है तो ये फिल्म शायद तुम्हें इंटरेस्टिंग लग सकती है। लेकिन ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या एंजॉय किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।